हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाने वाली हूँ। आपके साथ पीएचडी एप्लीकेशन नहीं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर क्वेरी कर रहे हैं कि मैम यूजीसी नेट के बारे में आप बता दीजिए कि नेट में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेट जीआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है, कितने टाइम में क्लियर होता है, उसकी एज लिमिट क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे आए हैं, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबका मैं एक ही में वीडियो आप बना के आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियोज आए सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट और नेट जीआरएफ क्या है। जानते हैं कि दो तरह के नेट होते हैं, एक यूजीसी नेट होता है, एक सीएसआईआर नेट होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। सीएसआईआर साइंस वालों के लिए होता है, लेकिन जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कॉमन चीज़ें बताने वाली हूँ जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, जो भी जेआरएफ करता है या जो भी नेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस जेआरएफ क्या है, नेट क्या है और एनटीए क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट जीआरएफ के बारे में। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को बोलते हैं और जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। आपको एक अच्छा अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ताकि आप अपनी पीएचडी और रिसर्च कंप्लीट कर सकें। वही अगर आप नेट क्लियर करते हैं, यानी कि नेट और नेट जीआरएफ दोनों के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है। एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। ऐसा नहीं है कि जो नेट निकालते हैं उनका अलग एग्ज़ाम होता है या फिर जो नेट जीआरएफ निकालते हैं उनका अलग एग्ज़ाम होता है। दोनों एग्ज़ाम एक ही होता है, बस डिपेंड करता है कट ऑफ पे। जो कट ऑफ अच्छी जिनकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट में जिनका नाम अच्छा ऊपर आता है उनको नेट जीआरएफ मिल जाता है। अगर जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम होती है उनको नेट मिल जाता है। नेट अगर आपका क्लियर होता है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अपनी पीएचडी करके, क्योंकि अब आप जानते हो कि पीएचडी कंपलसरी हो गई है अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप नेट क्लियर करते हो तो आप नेट के थ्रू किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अमाउंट मिलता है। अमाउंट वगैरह भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या है। तो अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हो तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है जिसकी वजह से आप अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी वजह से आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी और अपनी रिसर्च बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, किस केस में जीआरएफ नहीं मिलता है या फिर अगर आप जीआरएफ क्लियर हो उसके बाद भी आपको जीआरएफ नहीं मिल रही है, उसके भी रीजंस क्या है वो भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेट और नेट जीआरएफ के लिए मैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट और नेट जीआरएफ को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि 55% आपके पीजी में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं देन आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। एज लिमिट की हम बात करेंगे तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप कभी भी एग्ज़ाम दे के अपना नेट क्लियर कर सकते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी कॉलेज या कॉलेज। एज लिमिट क्रॉस हो जाती है और आप नेट का एग्ज़ाम देते हो तो उस केस में आपको जीआरएफ नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है और आपकी रैंक अच्छी आती है, आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एज लिमिट क्या है, तो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं वो जीआरएफ के लिए 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो ओबीसी से आते हैं उनको 33 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो एससी एसटी से आते हैं उनको 35 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम दो तरीके से, दो पैटर्न में आता है, यानी कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप साइंस से हो तो साइंस, हिंदी से हो हिंदी, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट वाइज आता है। पेपर फर्स्ट आपका रिसर्च मैथोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरह के आते हैं। सिलेबस भी मेंशन होता है तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी कर सकते हो। इस तरह का सिलेबस होता है। पास करने के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 40% की नीड होती है। अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 100 में से पेपर हो रहा है तो आपको 40 नंबर लाने हैं पास करने के लिए। वहीं आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपको 35% इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जा रही है, पास होने के बाद कि कट ऑफ कितनी गई है। कट ऑफ हाई जाएगी तो वहाँ पे सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, कट ऑफ लो जाती है तो वहाँ पे सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। तो कट ऑफ तो अलग की चीज़ है, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है वो 40% और 35% ही है। यानी कि आप पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, और वहीं आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपको 35% में पास किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि फ़ीस क्या होती है। तो एग्ज़ाम को यानी कि नेट जेआरएफ नेट का एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 500 रुपीज़, वहीं अगर आप SC ST से आते हो तो आपको 250 रुपीज़ पे करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हैं वो रिफंडेबल नहीं होती है। अगर आप किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो वो आपको वापस नहीं होती है। आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं दिया तो ख़त्म कहानी, लेकिन आपको वो वापस नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे भी क्वेश्चन होता है कि मैम हमने फॉर्म भरा है, क्या हमें वो हमारी एग्ज़ाम फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी? तो इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डाला है तो आपका वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो 2 मोड में होता है, या तो हिंदी में होगा, वो इंग्लिश में होगा, दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश में ही आपका नेट का UGC नेट का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेआरएफ किसको मिलती है और कितनी मिलती है और किस केस में नहीं मिलती है। जेआरएफ, अगर आपने जेआरएफ अपना क्लियर किया है, आपकी रैंक अच्छी आई है, आपने 45% से आप पास हुए हो, उसके बाद आपकी रैंक अच्छी आई है तो आपको जेआरएफ मिलता है। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी। वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर 3 साल तक आप एडमिशन नहीं ले पाते हो किसी भी वजह से तो आपको जेआरएफ आपकी ख़त्म कर दी जाती है। वहीं आप अगर नेट क्लियर हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में PhD, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अगर जेआरएफ हो तो आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस आपको PhD, आपको कहीं भी अच्छी जगह से आप PhD कर सकते हो। PhD करोगे तभी जेआरएफ मिलेगी। अगर आपने PhD नहीं एडमिशन लिया तो आपको जेआरएफ नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जेआरएफ स्कॉलरशिप घर बैठने के लिए गवर्नमेंट नहीं देती है, एक अच्छा रिसर्च के लिए आपको गवर्नमेंट देती है कि आप एक अच्छी रिसर्च कर सको, तभी उसी केस में। अब बात कर लेते हैं कि हमें मिलती कितनी है जेआरएफ। अगर हमने क्लियर किया है तो हमें कितने पैसे यानी कि कितने स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर करते हैं, PhD में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें 30,000 पर मंथ फेलोशिप मिलती है। उसके बाद 3 साल तक जेआरएफ मिलती है। उसके बाद 2-3 साल के बाद वो SRF में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाती है। उसमें आपका अमाउंट बढ़ जाता है। यानी कि जेआरएफ अगर आपको 30,000 मिल रही है तो SRF में आपको 35,000 पर मंथ मिलेगी। टोटल एक एवरेज वैल्यू लगा लिया जाए तो 25 लाख तक, यानी कि 5 साल तक के लिए आपको जेआरएफ मिलती है। तो 25 लाख तक गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च करती है ताकि एक आप अच्छी रिसर्च दे सको। अगर आपने PhD में एडमिशन नहीं लिया तो उस केस में फिर गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं देती, यानी कि फेलोशिप नहीं देती है। तो अगर आप जेआरएफ क्लियर हैं तो आपको हर हालत में 2 साल या 3 साल के अंदर ही अंदर आपको किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए यानी कि PhD के लिए एडमिशन लेना होता है। लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करूंगी कि जेआरएफ का फ़ायदा क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर आप नेट जेआरएफ निकालते हो तो उस केस में आपको 35,000 या 30,000 35,000 महीने का यानी कि फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है, जो कि आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है अपने रिसर्च वर्क में। आप एक अच्छी जगह से PhD कर सकते हो। आप IIT NIT कहीं से भी, आप जहाँ से PhD करना चाहते हो वहाँ पे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिना किसी एग्ज़ाम दिए। यानी कि आप अगर नेट जेआरएफ है तो आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। 99% यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। आप वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ इंटरव्यू देके। सबसे बड़ा फ़ायदा तो एक ये है कि आपको आराम से PhD आपकी हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको प्लस फेलोशिप भी मिलती है। तो आप एक अच्छा रिसर्च कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा, अपने देश के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो एक अच्छी रिसर्च देकर। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि अगर हम जेआरएफ मिल रही है तो क्या हमें कहीं और से भी कोई सैलरी उठा सकते हैं, या फिर कहीं और से भी हमको कोई और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। गवर्नमेंट से अगर आप एक स्कॉलरशिप ले रहे हो या एक सैलरी ले रहे हो तो लीगल तरीके से आप कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप या दूसरी सैलरी नहीं ले सकते हो। अगर आप ले भी रहे हो तो आगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फंस जाओ तो वो आपके ऊपर ही आएगा सारा ब्लेम, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं होगा।
तो अगर आपको हमारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, एक JRF दे रही है, रिसर्च फेलोशिप दे रही है, तो आपको दूसरी फेलोशिप नहीं मिलेगी। आप अगर ये सोचते हो कि आपको JRF भी मिल जाए प्लस यूनिवर्सिटी फेलोशिप भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक साथ सिर्फ एक फेलोशिप मिलती है। कुछ केस की मैं अलग बात करूंगी। कुछ केस अलग होते हैं जहाँ पे आप अलग इनकम कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आप एक साथ एक ही इनकम कर सकते हो। दूसरी इनकम आप किसी भी तरह की रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पे आपका कोई भी गवर्नमेंट का पेपर वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो आप उस केस में फंस सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम एक साथ 2 फेलोशिप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो लीगल तरीके से आप नहीं ले सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन जो नियम है उसके अकॉर्डिंग आप एक साथ सिर्फ एक ही फेलोशिप आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।